नमस्कार। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में किसी बड़ी भूमिका तक पहुंचने वाले हैं? क्या इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, तमाम पार्टियां कुछ ऐसी रणनीति बनाने में कामयाब होती जा रही हैं जिसके बाद नरेंद्र मोदी का रथ रुक सकता है? क्या जेडीयू और आरजेडी के बीच झगड़े कराने के अपने ऑपरेशन कमल के नाकामयाब होने के बाद अब नरेंद्र मोदी केवल और केवल ईडी और सीबीआई के भरोसे बचे हैं? जैसे आज हेमंत सोरेन को बुलावा भेजा, सीडी ने छापा मारा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की नकेल। ईडी ने तीसरा जो निशाना बना रखा है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। तो क्या इस पूरे खेल को कांग्रेस इस बात को समझते हुए, अपनी रणनीति को बदलते हुए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका देने को तैयार हो गई है? आज के वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे। कौन कौन से वो सूत्र हैं, कौन कौन सी वो गुंजाइशें हैं, ऐसा क्यों होगा और ऐसा ही क्यों होना चाहिए? आज के वीडियो में इसका तफसील से विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आपका इस 4 PM न्यूज नेटवर्क प्रोग्राम पर और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। पिछले दिनों लगातार इस बात की सुगबुगाहट तेज हुई कि बिहार सरकार अब गिर जाएगी कि तब गिर जाएगी, या दूसरे किस्म की अफवाहें उड़ती रहीं कि ललन कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अब कुछ विधायकों को लेकर के लालू प्रसाद यादव के कहने पर नीतीश कुमार से अलग होकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या तेजस्वी और लालू के दबाव में नीतीश कुमार अब खुद बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं। यह एक और सूत्र जो खूब तेजी से वायरल किया गया कि नीतीश कुमार बहुत नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से क्योंकि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए नीतीश कुमार खुद गठबंधन तोड़ करके वापस एनडीए में शामिल होना चाह रहे थे। ऐसे तमाम अफवाहों को किनारे करके, ऐसे तमाम तरह की कोशिशों और तमाम बीजेपी की साजिशों को किनारे करके नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने दिल्ली में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी सकुशल कर ली और उसमें केवल एक चीज रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन कुमार की बजाय अब खुद नीतीश कुमार हो गए और किसी भी तरह की कोई सुबुगाहट नहीं। तो उस तरह की तमाम जो अफवाहें थी, जो अटकलबाजियां थी, उन पर विराम लग गया। और अब आज जब हम 3 जनवरी को आपसे बात कर रहे हैं और आज का दिन 2 बड़े हस्तियों के दिन के रूप में याद किया जाता है। एक तो पहला स्कूल खोलने वाली सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के रूप में 3 जनवरी है आज, तो सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन। और दूसरा जयपाल सिंह मुंडा का दिन। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में आदिवासियों की नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर ललकार कर कई तरह के सवाल पूछे थे कि बताइए भाई, इस देश में अगर 7.5% आदिवासी हैं, यानी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी उस समय थे, 30 करोड़ में से, तो ये बात बताया जाए, मतलब 5 करोड़ आदिवासियों में, कि 5 करोड़ आदिवासियों में से कितने आदिवासी संविधान सभा में शामिल हैं। और कई तरह के विवाद जब संविधान सभा में हुए तो उस पर जयपाल सिंह मुंडा ने कई गंभीर प्रश्न उठाए और उन्होंने यहां तक कहा कि यहां बैठे लोगों से हमें लोकतंत्र सीखना नहीं है, आप हमसे लोकतंत्र सीखिए, क्योंकि हम इस धरती के सबसे मूल निवासी, पुनः निवासी हैं, लेकिन हमारे लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। तो इस तरह से एक आदिवासी आवाज उठी, संधो घाटी सभ्यता के वारिस होने के नाते और सावित्रीबाई फूले को याद करने के नाते। लेकिन आज का दिन चर्चा में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो ईडी की नकेल कसी जा रही है, इसको लेकर के भी चर्चा में रहा। लगातार अब इस बात की कोशिश करी जा रही है, एक तरफ बीजेपी चुनाव के तैयारी के लिए
राम मंदिर के इवेंट को, पॉलिटिकल इवेंट को और तेज करती चली जा रही है। गांव-गांव उसके लोग अब उसका प्रचार करने के लिए मुहिम पर लग चुके हैं, वो काम पर लग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उनके तमाम आनुषंगिक संगठन ईडी, सीबीआई अब वो विपक्षी दलों के गठबंधन के ऊपर कैसे उनको कमजोर किया जाए, कैसे उन्हें आपस में लड़ाया जाए, कैसे जो नेता तोड़े जा सकते हैं उनको तोड़ा जाए। तो इसी कड़ी में एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनकी सरकार पहले भी गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हेमंत सोरेन तो हेमंत सोरेन है। उन्होंने एक तरफ सरना धर्म कोड लागू करने की बात कर दी, आदिवासियों को जल जंगल जमीन में हिस्सेदारी देने के कई कानून पास कर दिए और आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया। हालांकि राज्यपाल ने चूंकि फाइल रोक रखी है इसलिए वो लागू नहीं हुआ। तो अब ईडी और सीबीआई इस काम में लग गया है कि कैसे हेमंत सोरेन को जेल में भेजा जाए, उनको वित्तीय अनियमितताओं को दिखा करके। तो अब ये सब सूत्रों के जरिए ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन कल 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे सकते हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इस तरह के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और कोशिश इस सब के जरिए ये है कि कैसे हम विपक्षी एकजुटता को कमजोर कर सकें। दूसरा कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी की जा रही है। उनके बड़े बड़े नेता जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे वो जेल में है। सत्येंद्र जैन जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे वो जेल में है। संजय सिंह उनके सबसे कद्दावर तेज तर्रार नेता वो जेल में है। और ईडी अब लगातार नोटिस दे रही है अरविंद केजरीवाल पर और उन्हें भी हाजिर होने की बार बार बात कही जा रही है ताकि इनको भी नकेल कसा जाए और इनको भी अगर न माने तो जेल में डाला जाए। ये विपक्षी एकजुटता को तोड़ने की कोशिश एक तरफ चल रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तीन बड़े राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों जब कांग्रेस हार गई, कई तरह की गलतियां थी, कई तरह की उसमें कमियां रह गई, लेकिन उस हार के बाद कांग्रेस दो परिस्थिति में चली गई। एक, वो जो अति आत्मविश्वास उसका बड़ी तेजी से फैल रहा था कि अकेले हम सब पार कर लेंगे, सारा युद्ध जीत लेंगे, उसमें थोड़ी कमी आई। और दूसरा, कांग्रेस में विनम्र दूरदर्शिता आई। याद करिए पिछली गठबंधन की बैठक, उसमें जब ये ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये प्रस्ताव पेश कर दिया, पहला दलित प्रधानमंत्री हो। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत उसको सहमति दे दी। लेकिन बहुत दूरदर्शिता, विनम्र दूरदर्शिता जिसे मैं कह रहा हूं, उस दूरदर्शिता का परिचय देते हुए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बेहद विनम्रता से इस बात को किनारे कर दिया, इस पूरी बहस को खत्म कर दिया कि अभी हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, हमारा मकसद चुनाव जीतना है, सीटें ज्यादा से ज्यादा ले आना है, ये फैसला बाद में लेंगे। इसके बाद फिर एक गुंजाइश बची, क्योंकि अब इस पूरी रणनीति में एक केंद्रीय धुरी कौन है? नीतीश कुमार। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी बहुत चाहती रही और आज भी बीजेपी कोई ऐसा नहीं है, जब ओम प्रकाश राजभर को भी गले लगा सकते हैं अमित शाह, तो अमित शाह को बीजेपी में फिर से नीतीश कुमार को शामिल करने में कोई गुरेज नहीं होगा, ये उनकी अलग तरह की राजनीति है। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई है कि जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, सियासत में बहुत रंग देखे हैं नीतीश कुमार ने, बहुत तरह के काम किए हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के साथ हो, जेपी आंदोलन के ये लोग प्रोजेक्ट रहे हैं, चाहे लालू यादव, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, एक जमाने में ये लोग बिहार की राजनीति के केंद्र थे। लालू यादव की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर के नीतीश कुमार ने 20 साल तक शासन किया, लेकिन कभी भी बीजेपी को अपना पैर पसारने नहीं दिया। सांप्रदायिक राजनीति बिहार में हावी नहीं हो सकी। आप बिहार के ऊपर कई किस्म के आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह की सूचनाएं ऐसी दी जाती हैं जिससे कि बिहार को लेकर आपको एक किस्म की इमेज बने। बिहार सबसे गरीब है, बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है, बिहारी राजनीति करते हैं और कुछ करती नहीं, बहुत तरह की इमेज आपके मन बनाई गई। लेकिन आज वही बिहार पूरे देश में संविधान बचाने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों के सामने पॉलिटिकल अल्टरनेट बनकर उभरा है। तो वही लोग जो देश बचाने की बात तो करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन दिल खोल करके बिहार सरकार की तारीफ नहीं कर सकते कि 1 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी।
तो और सीधे कहा कि लोग तलवार बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं। ये है एक अल्टरनेट पॉलिटिकल स्टैंड, और जिस पर बिहार सरकार खड़ी हो रही है, और इसकी क्रेडिट लालू के साथ साथ ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पल्ले में जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को समझा है, और जब गठबंधन हुआ उसके बाद नीतीश कुमार वह शख्स रहे जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके किसका दरवाजा नहीं खटखटाया, किस विपक्षी दल। आपको याद होना चाहिए कि जब इस देश में किसी भी किस्म की विपक्षी एकजुटता की कोई सुगबुगाहट नहीं सुनाई दे रही थी, ऐसे वक्त में नीतीश कुमार बिहार से निकलकर, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा तक गए, दक्षिण भारत के कई राज्यों में गए, दिल्ली आए, पंजाब गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने विपक्षी दलों को एकजुट किया। पहली बैठक बिहार में हुई और वहां से एक उम्मीद पैदा हो गई। ये तीन राज्यों के चुनावों के पहले तक तो ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि कोई एक तरफा चुनाव अब 24 में नहीं होने वाला। ये अलग बात है कि उसके बाद थोड़ी गलतियां कांग्रेस की तरफ से हुई, बातचीत अलग दिशा में चलती चली गई, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो एक फिर से उम्मीद पैदा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दूरदर्शिता के साथ यह बात कबूल की कि अभी प्रधानमंत्री पद के किसी भी नाम पर हम कोई विचार नहीं करेंगे, पहले हम सीटें जीतेंगे, पहले हम लोगों को ये समझाएंगे कि हम कैसे बीजेपी को हरा लें, बाद में हम बैठ करके, हमारे पास ढेर सारे विकल्प हैं। बहुत रणनीतिक रूप से ये जब काम किया, तो अब ये बात आ रही है कि यही एक गुंजाइश बची है कि नीतीश कुमार को हो सकता है कल जो बैठक होने वाली, अभी इसका पुख्ता कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आया, जैसे आज एक आध दो खबरें ऐसी आ रही हैं कि ऑनलाइन बैठक इंडिया अलायंस के उस कमेटीज की हुई जिसमें यह तय किया गया कि राज्यवार जल्दी से हम सीटों का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन इसी बीच ये गुंजाइश बन रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस भी इस बात पर सहमत हो गई है, अखिलेश यादव पहले से सहमत है, ले देकर के ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार जैसे लोगों को कन्विंस होना होगा कि वो क्या नीतीश कुमार को संयोजक पद पर सहमति के साथ बना सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये संकेत आ रहे हैं कि कांग्रेस आगामी चुनावों, आगामी बैठकों में नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के संयोजन का जिम्मा दे सकती है। अब अगर आखिर में इसका विश्लेषण किया जाए कि ऐसा क्यों होना चाहिए, या अगर ऐसा होता है तो इसका 24 की राजनीति पर कितना गहरा असर पड़ेगा, नीतीश कुमार कितने गहरे कितनी बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने पेश कर पाएंगे, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी की ताकत को पकड़ना चाहें तो क्या है ताकत? धर्म की राजनीति। तो उस धर्म की राजनीति का केंद्रीय बिंदु राम मंदिर। 22 जनवरी के देखिए महीने भर पहले से लेकर महीने भर बाद तक केवल राम मंदिर चलेगा। ऐसा लगेगा कि अब इस देश में दूसरा कोई न मुद्दा बचा, न दूसरे मुद्दे में कोई ताकत बची, न कोई अब बात करने की जरूरत। अब एक तरफ से राम राज्य आ गया है और राजा राम के आधुनिक अवतार को प्रधानमंत्री बना देना है। ऐसे में अल्टरनेट नैरेटिव क्या हो सकता है? धर्म का विरोध तो आप कर नहीं सकते इस माहौल में, और किसी भी राजनेता को इस तरह से धर्म के खिलाफ जाना भी नहीं चाहिए। वो काम सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, बुद्धिजीवियों का है, संस्कृति कर्मियों का है। वो आलोचना कर सकते हैं, राजनेता वो आलोचना नहीं कर सकता जिससे कि बीजेपी को फायदा मिल जाए कि देखो ये सारे धर्म विरोधी। फिर ये नेता फिर साबित करने में लग जाते हैं कि नहीं हम धर्म विरोधी नहीं है, हम आपसे पहले मंदिर पर चले जाएंगे। इसलिए उसका विरोध किए बिना आप उससे बड़ी लकीर खींच सकते हैं, और वो लकीर होगी जो बिहार ने संकेत किया जाति जनगणना की। जब आइडेंटिटीज को भीतर से ये समझ में आता है कि चलो भैया मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया, रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा हो गई,
प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब हिस्सा हक कहां से मिलेगा, कौन मारा, कहां शिक्षा और रोजगार की बात होगी। इस तरह से एजेंडा सेट करने के चेहरे के रूप में आप नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर सकते हैं और इसका एक ठोस और गहरा असर पड़ेगा, खासकर उत्तर भारत में। और याद रखिए, उत्तर भारत में ही तो बीजेपी मजबूती से है, दक्षिण में कोई उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, सीटें हर जगह से आती हैं, लेकिन कल्पना करिए कि आप झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, पंजाब, इन जगहों पर अगर बीजेपी को आधा भी कर दिए ना, तो खेल हो जाएगा। और ये आधा करने की फिलहाल गुंजाइश नीतीश कुमार के एजेंडा सेटर वाली भूमिका के अलावा और किसी के पास नहीं। मुद्दा आपका आएगा केंद्र में, उनका मुद्दा चुपचाप धीरे धीरे शमित होगा और उसका एक विकल्प बिहार की जाति जनगणना, हिस्सेदारी और नौकरी के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर जो काम करके दिखाया है, वो मुद्दा सामने आ जाए। अब दूसरा और सबसे ठोस कारण, नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट किस तबके का मिलता है? ओबीसी का। ओबीसी में नरेंद्र मोदी इस चेहरे के रूप में लोकप्रिय हैं। कोई सामान्य बात नहीं थी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जाति नहीं बताए हों और यहां आकर के प्रधानमंत्री जब बनना हुआ तो जाति बताने लगे। ऐसा कतई नहीं है कि ये कोई सामान्य बात थी। ये सामान्य बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह बात पता थी कि इस देश में ओबीसी लोग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के भावुक होंगे और समझेंगे कि कैसे ओबीसी का वोट लिए बिना बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। नीतीश कुमार उस ओबीसी खेमे के बीच एक डेंट पैदा कर सकते हैं और नीतीश कुमार को इसीलिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर या बनारस के आसपास किसी सीट से चुनाव भी लड़वाना चाहिए। तो वो जो ओबीसी का खेमा है, जो एक तरफ से और खासकर अति पिछड़ा समुदाय, उसे अपने साथ लाने की ताकत आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से हटाकर विपक्षी अलायंस की तरफ ले आने की ताकत और गुंजाइश अगर किसी के पास है तो वो चेहरा है नीतीश कुमार। और वो बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो वोट बैंक अगर नरेंद्र मोदी से छिटकता है, खासकर उत्तर भारत में, और याद रखिएगा नीतीश कुमार का प्रभाव केवल यूपी और बिहार में नहीं, वो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात तक जाएगा, महाराष्ट्र तक जाएगा। ये गुंजाइश दूसरे किसी भी नेता में नहीं है और इसको लेकर के नीतीश कुमार को संयोजक का पद बनाए की गुंजाइश ज्यादा है। कल्पना करिए कि यूपी से नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बगल में बनारस है, खेल बदल जाएगा साहब। रही से कसर इस बात से भी पूरी हो जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़वा दिया जाए। इस सब परिस्थितियों के बीच ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक बड़े उम्मीद बन करके विपक्षी गठबंधन के सामने आ सकते हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार नाराज होकर के छिटक गए, हालांकि उनको ये बात समझ में आ रही है कि अब बीजेपी उनको कुछ और देने वाला नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर वो नाराज हुए जैसा कि पिछली बैठकों के बाद हुआ, तो इसका नुकसान निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन को होगा, नीतीश कुमार को तो होगा ही होगा। और अगर उनको संयोजन का पद मिला तो इसमें फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, नुकसान जैसा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार, देश के पुराने राजनेता इन तमाम संभावनाओं और गुंजाइशों पर तफसील से बात करते हुए कुछ ऐसा ही फैसला लेंगे जिससे उनकी रणनीति मजबूत हो और वो मोदी को एक चुनौती पैदा कर सके। अन्यथा मंदिर तो वहीं बना ही है, मीडिया उनके साथ ही है जो दिन रात केवल और केवल उन्हीं का भजन गाने में वहीं से लाइव टेलीकास्ट कर रही है। ईडी और सीबीआई काम पर लगी ही है, दिल्ली, बिहार, पटना और रांची में वो लगातार अपना काम पर लग गई है, मीडिया उसी काम पर लग गई है, उनका आरएसएस उसी काम पर लग गया है। इन सब को रोकना है तो ऐसी कोई चाल चलनी होगी जिसके दूरगामी परिणाम
बन सकने की गुंजाइश ज्यादा हो। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।